हेलो दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के से महत्वपूर्ण सेशन है कि श्वसन। श्वसन दोस्तों क्या है? श्वसन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट करते हुए चलिए आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, श्वसन किसे कहते हैं सबसे पहले यह जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्वसन एक एक प्रक्रिया है। श्वसन यह क्या है जी? एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से वायु को सेवन किया जाता है, माने लिया जाता है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से वायु को लिया जाता है, उसे ही श्वसन कहते हैं दोस्तों। तो श्वसन दोस्तों क्या है? यह एक प्रक्रिया है जो वायुमंडल से या वातावरण से वायु को लिया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वसन कहा जाता है। तो आप श्वसन जानेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं दोस्तों। श्वसन किसे कहते हैं जी? कि वायुमंडल से जो हवा, माने हवा दोस्तों, वायु को जो सेवन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, श्वसन एक आक्सीकारक। श्वसन दोस्तों क्या है जी? श्वसन एक आक्सीकारक प्रक्रिया, आक्सीकारक है, अक्सीकारक प्रक्रिया है दोस्तों। अक्सीकारक प्रक्रिया है एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे श्वसन के माध्यम से एटीपी माने एटीपी जिसे ऊर्जा का गृह घर कहा जाता है, एटीपी को। तो हमारे जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। जिस उसके बाद देखिए, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो दोस्तों क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक, जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक होती है वह टूटकर सरल कार्बनिक यौगिक में बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? श्वसन की प्रक्रिया दोस्तों किसे कहते हैं? वातावरण से वायु को सेवन करने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? आक्सीकारक प्रक्रिया है। श्वसन करने पर ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। और श्वसन होती है तो क्या होता है दोस्तों? जटिल कार्बनिक यौगिक टूटकर क्या होता है? सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, श्वसन अंग विभिन्न जंतु में विभिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, जो श्वसन अंग होते हैं वो विभिन्न जंतुओं में विभिन्न विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, सॉरी, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी जीव है हमारे जगत में, हमारे विश्व में अनेक प्रकार के जीव हैं। अनेकों प्रकार के जीव में श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई जंतु है जो फेफड़ा से श्वसन करता है, कोई त्वचा से करता है, कोई गिल्स से करता है। तो माने हर जीव जंतु को श्वसन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे में हर जीव जंतु खाने की अलग अलग चीज़ खाता है, ठीक उसी प्रकार से श्वसन जो प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया हर जीव में अंग क्या है जी? विभिन्न भिन्न भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, फेफड़ा से, जैसे में हम उदाहरण में बता रहे हैं कि फेफड़ा से कौन कौन सा जीव है जो क्या करता है? श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो देखिए दोस्तों, हम तो सब जानते हैं कि मनुष्य क्या चीज़ से फेफड़ा से श्वसन की प्रक्रिया करता है। फेफड़ा से क्या करता है जी? मनुष्य है, मेढक है, पक्षी है, छिपकली है, पशु इत्यादि, माने और सारे जीव हैं वो क्या करते हैं? पशुओं भी है जो फेफड़े से भी श्वसन की प्रक्रिया करती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद है कि त्वचा। 2 नंबर है दोस्तों कि त्वचा। देखिए दोस्तों, स्किन। देखिए दोस्तों, त्वचा से कौन कौन से जीव हैं जो त्वचा से
अपने श्वसन का प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट है कि दोस्तों मेढक। मेढक क्या करता है? मेढक देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए कि मेढक त्वचा से भी करता है, फेफड़ा से भी करता है, गिल से भी। मेढक क्या है जी? मेढक यह तीनों से करता है। तो मेढक क्या चीज़ से करता है? फेफड़ा से। और त्वचा से भी क्या करता है? मेढक करेगा। तो यह दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि कौन ऐसा जीव है जो फेफड़ा, त्वचा, गिल्स से अपना श्वसन प्रक्रिया कर सकता है? तो कौन सा जीव है दोस्तों? मेढक। उसके बाद है कि केंचुआ। केंचुआ क्या चीज़ से दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया करता है? त्वचा से। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गिल्स। गिल्स में मेढक का लार्वा और मछली एवं प्रॉन। देखिए दोस्तों गिल्स, गिल्स माने उसे क्या कहते हैं? फेफड़ा। नहीं, फेफड़ा नहीं, गलफड़। गलफड़, हाँ जी। देखिए गलफड़ से कौन कौन सा जीव, गिल्स को दोस्तों हम लोग आम भाषा में गलफड़ बोलते हैं, कहते हैं। चलिए छोड़िए। गिल्स, गिल्स क्या होता है जी? फेफड़ा। गिल्स नो, सॉरी सॉरी, गिल्स को क्या बोलते हैं? गलफड़। गलफड़। देखिए मेढक का लार्वा, मछली। मछली क्या क्या चीज़ से शोषण करती है? गलफड़ से। देखिए श्वास नाल। श्वास नाल दोस्तों, श्वास नाल जिससे वायु लिया जाता है, जिस नली से वायु होकर जाता है उसे ही श्वास नाल बोलते हैं। जिस नली के माध्यम से वायु जाता है उसे ही श्वास नाल। तो श्वास नली के माध्यम से कौन सा जीव लेता है? जितने भी कीट है, जितने भी कीट प्रजाति के जंतु है, वो क्या चीज़ से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं? श्वास नाल से। उसके बाद देखिए जी सामान्य, उसके बाद है हमारा टॉपिक कि सामान्य शरीर शरीर सतह, माने कोई वैसा जीव जो शरीर की सतह से, माने जो हमारा शरीर है तो पूरे बॉडी से, पूरे शरीर है तो पूरे शरीर के बॉडी से कौन ऐसा जीव है जो जो श्वसन की प्रक्रिया करता है? तो देखिए दोस्तों उसका उदाहरण है कि अमीबा, युगलिना इत्यादि। अमीबा, युगलिना, ईटीसी, ये सब जंतु क्या है जी? अपने किसी भी शरीर के सतह से क्या कर सकते हैं? श्वसन की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फेफड़ा देखते हैं हम, इसके पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन 2 चरणों में होता है। दोस्तों मनुष्य में श्वसन कौ चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। मनुष्य कितने चरणों से? 2 चरणों से। तो फर्स्ट क्या है जी दोस्तों? बाह्य श्वसन। माने बाह्य श्वसन में इसमें वायु का निश्वसन एवं उच्छ्वसन एवं उच्छ्वसन होता है। देखिए दोस्तों तो निश्वसन, निश्वसन दोस्तों किसे कहा जाता है? निश्वसन में क्या क्या होता है? तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि निश्वसन में क्या क्या होता है। तो देखिए निश्वसन, इस प्रक्रिया में वायु अंदर ले जाती है। निश्वसन, नी माने अंदर, तो इस श्वसन में वायु को अंदर ले जाती है जिसमें डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती है। दोस्तों जब वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है तो डायफ्राम की पेशियां संकुचित होती है और डायफ्राम संतुलित हो जाता है। देखिए दोस्तों जब हम वायु को अपने ले जाते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? जो फेफड़ों को सुरक्षित करता है। तो वायु को जब हम अंदर की ओर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? संकुचित हो जाता है एवं समतल हो जाता है। देखिए सांस लीजिए, अभी सांस लीजिएगा तो छाती क्या हो जाएगा जी? फूल जाएगा, फूल कर सगरों समतल की तरह हो जाएगा। लेकर देखिए तो थोड़ा हो जा रहा है ना। उसके बाद देखिए निचली पसलियाँ बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती है। देखिए जब श्वसन अंदर की ओर लेते हैं तो निचला है जो चेस्ट हमारा है, चेस्ट बाहर की ओर निकलने लगता है और निचला जो हिस्सा है वो बाहर की ओर, ऊपर की ओर आने लगता है। उसके बाद छाती क्या हो जाती है दोस्तों? छाती हमारा फूल जाता है और फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े की ओर बाहर बहती है। फेफड़े, उसके बाद दोस्तों जब वायु को हम अंदर लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम हमारा संकुचित हो जाता है एवं डायफ्राम क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। उसके बाद निचली पसलियाँ बाहर एवं ऊपर की ओर क्या हो जाती है दोस्तों? फैल जाती है, छाती फूल जाती है, फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है,
वायु फेफड़ों की ओर बहती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम जान गए कि निश्वसन। निश्वसन में दोस्तों क्या होता है, वायु को वायुमंडल से क्या किया जाता है, वायु को अंदर लिया जाता है। अंदर लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, डायफ्राम की पेशियाँ है जो संकुचित हो जाती है एवं डायफ्राम समतल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा टॉपिक है कि निचली पेशियाँ बाहर की ओर एवं ऊपर की ओर फैलती है। जो निचली पेशियाँ है दोस्तों, वायु को जब अंदर लेते हैं तो निचली पसलियाँ है जो बाहर की ओर क्या होती है और ऊपर की ओर फैल जाती है। छाती फूल जाती है एवं फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है, वायु फेफड़ों में की ओर बहती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन में हो जाता है दोस्तों, उच्छ्वसन में होता है कि वायु बाहर की ओर निकलती है। जब वायु प्रक्रिया अंदर ले जाते हैं, और जब वायु की प्रक्रिया दोस्तों देखिए, जब वायु का होता है हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती है। डायफ्राम एवं पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती है तथा डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल हो सकता है कि जब मनुष्य के शरीर से वायु बाहर की ओर निकलती है तो फेफड़ों की जो पसलियाँ है, डायफ्राम की पसलियाँ है, उसकी आकृति कैसी हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कैसी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर गुंबद गुंबद की आकार की हो जाती है, गुंबद की आकृति की हो जाती है। उसके बाद देखिए, छाती संकुचित हो जाती है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों, वायु कहाँ से निकलती है जी, नाक तथा वायुनाल, माने जिस नली के माध्यम से वायु निकलता है उसी को बोला जाता है वायुनाल। तो देखिए दोस्तों, जो वायु हमारे फेफड़ा क्या करता है, उस वायु को बाहर की ओर छोड़ता है तो हमारे वायुनाल या नाक के माध्यम से वायु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, टॉपिक है कि मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन टॉपिक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। दोस्तों यहाँ पर सवाल को ध्यान दीजिए, प्लीज 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 ध्यान दीजिए। यह सवाल हो सकता है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। 14 से 18 बार क्या करता है, मनुष्य 1 मिनट में श्वसन की प्रक्रिया करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके कि ऊपर हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि मनुष्य में श्वसन 2 चरण में होता है। पहला क्या था दोस्तों, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन भी क्या होता है, 2 प्रकार के होता है, निःश्वसन, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन, तो निःश्वसन में दोस्तों वायु को अंदर लिया जाता है, उच्छ्वसन में वायु को बाहर की ओर निकाला जाता है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए दोस्तों, और मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों, 14 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अंतःश्वसन। दोस्तों 2 नंबर है कि अंतःश्वसन। अंतःश्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन की ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। अंतःश्वसन में दोस्तों क्या है जी, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर सवाल हो सकता है कि अंतःश्वसन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है। अंतःश्वसन दोस्तों कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जो कोशिका में होती है। जो कहाँ होती है दोस्तों, कोशिका में होती है। मनुष्य में वायु का मार्ग निम्न है। देखिए दोस्तों, मनुष्य है जो वायु के श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो कौन कौन से मार्ग से होकर जाती है। जब हम श्वास को लेते हैं तो श्वास किन किन अंगों से होकर जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहला है कि ग्रासनी। ग्रासनी से पहला नासारंध्र, नासारंध्र। उसके बाद है ग्रास ग्रास नाली, स्वर यंत्र, श्वास नाल, श्वसनी,
श्वसनिकाय, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, कोशिका, रुधिर। देखिए दोस्तों, हमारा वायु है जो रुधिर में जाता है। सबसे पहले श्वास, नासारंध्र, सबसे पहले दोस्तों कहा जाता है नासारंध्र, ग्रासनी, स्वर यंत्र, श्वास नाल, श्वसनी, श्वसनिकाय, वायु कोष्ठक, कोशिका, रुधिर। यह सब के इन सभी रास्ते से होकर वायु कहाँ जाता है जी, अंदर की ओर जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर स्वर यंत्र, देखिए दोस्तों स्वर यंत्र, स्वर यंत्र में हम बता देते हैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट बात, आपको महत्वपूर्ण बातें बता दे रहा हूँ कि स्वर यंत्र देखिएगा कबों का आप महिला एवं पुरुषों की स्वर यंत्र माने क्या होता है, ध्वनि यंत्र, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि यंत्र। तो ध्वनि यंत्र में देखिएगा दोस्तों, महिला का आवाज़ पतला होता है, पुरुष का आवाज़ भारी होता है। यह सब ध्वनि यंत्र के माध्यम से होता है। ध्वनि यंत्र के माध्यम से दोस्तों यही होता है कि महिला का आवाज़ पतला होता है और पुरुष का आवाज़ क्या होता है जी, मोटा, भारीपन होता है। यह ध्वनि यंत्र के कारण होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।